आप सभी से आग्रह है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी पधारे हुए अतिथियों से, सोशल मीडिया कन्वेंशन में भाग लेने वाले आप सभी क्रिएटर्स, राइटर्स, आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित सन सिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन के अंतिम सत्र में जो इसका लास्ट सेशन है, उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राम माधव जी एवं श्री अनुराग जी सक्सेना को। मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण। आप सभी से निवेदन है, करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें श्री राम माधव जी, राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर विचारक, प्रखर चिंतक। आपका सोशल मीडिया कन्वेंशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान हेमंत जी घोष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर प्रांत के सह प्रचार प्रमुख के नाते हमारे बीच में रहते हैं। भाई साहब मंच पर पधारें और आदरणीय श्री राम माधव जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। निवेदन है, श्री महादेव जी हमारी इस कोर कमेटी के सदस्य हैं, मंच पर पधारें, श्री राम माधव जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर सम्मानित कर। इस सत्र में हम बातचीत करने वाले हैं वैश्विक परिदृश्य में जो भारत का उदय है, अराइजिंग इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो। इस धरती को हम सभी राष्ट्रवादी विचार से कहीं न कहीं संबंध रखते हैं। हमारे हृदय के अंदर भारत धड़कता है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी पुरानी मान्यता है, सारे विश्व को आर्य करने के लिए हम चलेंगे। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम हम बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, विश्व में गूंजे हमारी भारती हम कहते हैं। इन्हीं विचारों को हमारे बीच में रखने के लिए इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय श्री राम माधव जी। डॉक्टर राम माधव जी सामाजिक कार्यकर्ता व प्रसिद्ध लेखक हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी अनुभवी हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कश्मीर में जो धारा 370 का हटना हुआ, उसमें आदरणीय श्री राम माधव जी का बहुत ही सक्रिय योगदान रहा। आप इंडिया फाउंडेशन के गवर्नेंस बॉडी के सदस्य हैं। आपने 30 से अधिक देशों की यात्रा की है और सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग, थाईलैंड के महाचुलालोंग राज विद्यालय में विश्व शांति सम्मेलन, कनाडा में हैलिफैक्स सुरक्षा फोरम जैसे प्रतिष्ठित मंचों को संबोधित किया है। आप चिंतक, विचारक और लेखक हैं। इस सत्र में हमारे बीच में एज अ मॉडरेटर उपस्थित हैं अनुराग जी सक्सेना। वर्तमान में प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के निदेशक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से जुड़े हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं। और जैसा ये कार्यक्रम है, ऐसा काफ़ी समय से जयपुर में चलता है, जयपुर यूथ फेस्टिवल, उसके संस्थापक भी है। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो आज का विषय है उसको बीज रूप में, उसके सूत्रधार के रूप में प्रतिपादित करने के लिए श्री निखिल व्यास, फाउंडर और सीईओ है वाइजन टेक्नोलॉजी के, एंटरप्रेन्योर है, इन्वेंटर है, 5 पेटेंट आपने करवा रखे हैं,
रोबोट मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। ये अपना जो कार्यक्रम है, इसका जो मीडिया मैनेजमेंट है, इसका जो टेक्नोलॉजिकल सारा वर्क है, उसको करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय को बीज रूप में प्रतिपादित करें। माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं मैं। वैश्विक परिदृश्य में भारत का उदय सनातन काल से ही भारत राष्ट्र सोने की चिड़िया, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व गुरु इस पथ पर चला है और विश्व का उसने पथ प्रदर्शन किया है हमारे भारत राष्ट्र ने। हम बचपन से ही किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, एक डेवलपिंग कंट्री है। और ये चीज़ हम सुनते आए हैं, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे डोमेन्स हैं, लेकिन क्या जो सोच हमारे राष्ट्र के प्रति है वैसा सभी आयामों में विश्व भी उसी भारत को उसी दृष्टि से देखता है या उसके कई अन्य पहलू भी हैं? इस प्रकार के कुछ मुद्दों पर माननीय राम माधव जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, चर्चा करेंगे। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि हमारे देश की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो एशियन गेम्स में हमने पिछली बार 69 मेडल्स प्राप्त किए, जो कि शायद बहुत लंबे समय बाद या पहली बार ही हुआ होगा। यदि मैं मेक इन इंडिया की बात करूं, एक समय था जब हम सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे। हमारा जो मूल है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, डिफेंस सिस्टम, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज हमारे पास तेजस जैसे विमान हैं, आज हमारे पास ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स हैं, और ये सब मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश में डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट रेट, जो एक्सपोर्ट है वो 60% तक ग्रोथ हुई है, ये भी एक पहलू है। जनसंख्या वृद्धि एक पहलू है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। साथ ही विश्व के अंदर सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश, जो कि विश्व में अलग अलग बड़ी कंपनियों के नेतृत्व के साथ ही उन्होंने भारत का परचम लहरा रहे हैं, यह भी एक फैक्टर है। हम देखते हैं कि जब डिजिटल इंडिया एक अभियान के रूप में शुरू हुआ तो कई लोग उस पर हंसी मजाक उड़ाते थे, और उन हंसी मजाक उड़ाने वालों को जोर का थप्पड़ तब लगा जब पिछले ही साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल 41 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के थ्रू। इसी प्रकार से एक है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का भी आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है। हमारे कई सारे युवा टैलेंट है, हमारे यहाँ पर नॉलेज है, एजुकेशन है, हमारे युवा यहाँ पढ़ते हैं, युवा बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, ये एक नेगेटिव पहलू है। यदि हम इसी को देखें तो वही युवा बाहर जाके एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ बनते हैं और हमारे ही देश का नाम रोशन भी करते हैं, ये एक पॉजिटिव पहलू भी है। स्टार्टअप्स की बात करूं मैं, एक समय था जब भारतीयों के लिए एक बड़ी कंपनी बनाना, स्टार्टअप करना एक सपने समान था, पॉसिबल नहीं था। आज की बात करूं मैं तो हर साल इंडिया 20 से 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स निकाल रहा है, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। तो कई सारे आयामों को टच करते हुए स्पोर्ट्स, डिफेंस, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, करियर, इन सभी आयामों को टच करते हुए मैं आदरणीय राम माधव जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर हमसे चर्चा करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे युवा साथियों को ये बताएं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए और हमारा जो भारत है उसकी विश्व के अंदर किस प्रकार की अवधारणा है। क्या लोग सिर्फ उसे गरीबी के रूप में ही देखते हैं, या फिर आज हमारे देश के ही कुछ बिलियनर्स हैं जो वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में भी हैं? दोनों पहलू हैं। इस प्रकार के पहलुओं पर मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर और हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी सुबह से इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं तो थक गए होंगे सुनकर। तो मैं स्टूडेंट था तो एक किताब पढ़ा था, हाउ टू विन फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी का। उसमें मित्रों को जीतना कैसे, इस पर कई अच्छे अच्छे टिप्स दिए गए हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स।
उसका कोई पैरोडी लिखेंगे, हाउ टू विन एनिमीज, शत्रु को बनाना कैसे। तो उसमें जरूर लिखा जाएगा कि ऐसा दिन भर चला एक कार्यक्रम में अच्छे अच्छे ओजस्वी वक्ता बोलने के बाद मेरे जैसी व्यक्ता जो नेगेटिव नहीं बोल सकता हो, क्योंकि स्थान के कारण, दायित्व के कारण वो बोले, तो जरूर शत्रुओं को बनाने का एक अच्छा तरीका होता है। और लंबा बोले तो मैं लंबा नहीं बोलूंगा, संक्षेप में कुछ विचार रखूंगा, बाद में आई विल बेट योर मेर्सी। मैं आपको सबसे पहले साधुवाद देता हूं आयोजकों को कि सोशल मीडिया क्षेत्र का आज का जो महत्व है उसको ध्यान में रखकर इस प्रकार के एक आयोजन किए हैं, ताकि सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको महसूस होना चाहिए कि हम अकेले नहीं है। ये कन्वेंशन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इससे एकदम आप कोई बदल जाएंगे, आप बहुत रातों रात आपका क्या उद्धार हो जाएगा, वो नहीं है। आपको ये महसूस होगा कि जब सोशल मीडिया में मैं एक विचार लेकर लड़ रहा हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 500 लोग हैं। ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास के कारण बनता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सोशल मीडिया जिसको लेकर यहां दिन भर की चर्चा चल रही है, यह बहुत लोकतांत्रिक मीडिया है। इट्स द मोस्ट डेमोक्रेटिक मीडियम। लोकतांत्रिक स्पिरिट में, लोकतांत्रिक एक व्यवस्था के नाते नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग प्रकार की होती है, ये स्पिरिट से लोकतांत्रिक है। हर व्यक्ति अपने मन में अपने मूड के कारण जो बात आती है वो लिख सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। तो उसमें कई प्रकार की चीजें होती है। विचारधारा के कारण कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कई बातें कहते हैं, उनकी भी आजादी है। घर में बीवी से झगड़ा हुआ, गुस्से में आके कुछ लिख देता है, उस समय कोई ट्वीट दिखा, वो गुस्से में रिएक्ट करता है, वो भी एक हो सकता है। अनेक प्रकार के कारणों से सोशल मीडिया को एक डेमोक्रेटिक रूप में लोग इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई लोग एनोनिमस रहते हैं, नाम भी नहीं बताते हैं। ट्रोलिंग की बात आई तो ट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एनोनिमस रहना, नाम नहीं बताना। तो ऐसा भी तरीके इसमें चलते हैं। पर यह सब रहते हुए भी यह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति के अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसको कभी भी भूलना नहीं। आज, क्योंकि आज से 20 साल पहले हम अभिव्यक्ति के लिए आम आदमी के सामने कोई मंच होता नहीं था, इसलिए नेता जो कहते थे, मीडिया जो कहता था, वही विचार देश दुनिया में जाता था। आज जरूरी नहीं है एक जोधपुर के सुदूर गांव में बैठने वाले व्यक्ति भी अपने विचार दे सकता है। अगर अपना विचार प्रभावी है तो उनको 1000 फॉलोअर्स होंगे, और इसका एक ये भी लक्षण है ना, ये मल्टीप्लाई होता है। ये 1000 लोग फिर 10,000 लोगों को बताएंगे, फिर वो 1,00,000 लोगों को बचाएंगे। यहां व्यक्ति के विचार का महत्व होता है, वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या स्थिति है, स्तर है, ये सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जब देश के अच्छाई के लिए इस माध्यम में क्या काम हो सकता है, इसको सोचने के लिए हम बैठते हैं, तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि ये ध्यान में रखकर चलना कि ये कोई युद्ध क्षेत्र मानकर चलने का कारण नहीं है। इट्स नॉट ए बैटल ग्राउंड इन फिजिकल सेंस, इट्स ए बैटल ग्राउंड ऑफ आइडियाज। ये विचारों का संघर्ष चलने वाली भूमि है ये। तो जब संघर्ष विचारों का होता है, अभिव्यक्ति में जो बात आती है, बात की होती है, तो उस विचार के संघर्ष में एक विचार से दूसरे विचार का जीतना, उसका कितने लोगों तक हम हमारे विचार को पहुंचा सके, उस पर निर्भर होता है। यह विचार का प्रभाव क्षेत्र बढ़ना चाहिए, ना कि जो विरोधी विचार वाला है वो सब जेल में जाए, उसका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए। यह भी सोच होता है ना, उसका बंद हो जाए, इसका बंद हो जाए। आज हमको लगता है कल कोई दूसरा होगा हमारा बंद कर देगा। अब होता है ना, आजकल तो ये मीडियम्स में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद जजमेंट देते हैं। अभी एक संजीव सन्याल जी का एक फेसबुक पोस्ट को
फेसबुक ने तय किया कि ये गलत है। क्यों? उन्होंने क्या कहा? 26 नवंबर जो मुंबई की बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, आज से 14 साल पहले मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, इतना ही लिखा है वो। फिर मीडियम ने माना कि है भाई ये तो हमारे स्पिरिट के खिलाफ है, वहां कोई सेंसर बैठा हुआ है ना। उन्होंने किसी का नाम लिया। अगर इंटॉलरेंस है, अगर इसमें नॉट टू फॉरगिव लिखा है, तो किसके लिए लिखा है? आतंकवादी के लिए तो लिखा है ना। क्या आतंकवादी को कभी फॉरगिव कर सकते हैं क्या कोई व्यक्ति? क्या अमेरिका कर सकता है क्या? पर क्या एक नीति बनाया है। स्वाभाविक है कि हमको खराब लगता है, तो उस खराब लगने में ही हमारा सोच का भी पॉइंट बनना चाहिए। जैसा हमारा कोई ट्वीट बंद हो गया तो खराब लगता है, तो दूसरे का भी जब ट्वीट बंद होता है तो वही विचार उठाएगा, भाई मेरा अभिव्यक्ति की आजादी की बात क्या है। इसको नियंत्रित कैसे करें? यह व्यवस्था सरकार के माध्यम से चल रहा है। सरकार कुछ कानून ला रहा है जिसमें एकदम समाज के लिए घातक, देश के लिए घातक इस प्रकार के विचार का स्थान इसमें ना मिले, उसके लिए कंपनीज को ही बाध्य बनाया जाए। इसके लिए आईटी क्षेत्र का कानून आ रहा है। मैं फिर भी कहता हूं, कानून आने पर भी कई क्रिटिसिज्म हो सकता है उसके ऊपर, पर कोई भी कानून पहले जब आता है वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर उस कानून में भी सुधार आ सकता है। आखिर हमारा संविधान, जिसका हम कल का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाए, वो कितने बार हमने उसको इंप्रूव किया? लगभग 130 बार इंप्रूव किया, करना पड़ता है। तो इस प्रकार का मीडियम को देश के हित में कैसे यूज करें, यह भी हम सबको सोचना है, अपने विचारों के अभिव्यक्ति के साथ साथ। आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं तो उस शब्द से थोड़ा परहेज रखता हूं जो शब्द आमतौर पर बहुत लिबरल यूज होता है, सोशल मीडिया वॉरियर। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शब्द का कोई चिंता नहीं है मुझे। यह वॉरियर की मानसिकता अलग होती है। हर बार युद्ध ही नहीं करना है भैया। हां, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रहना है, सक्रिय रहना है, विचारों का, जो गलत विचार का खंडन करना है, सही विचार का उसमें फैलने का प्रयास करना है। हां, एक आध संदर्भ आते, अभी जैसा चर्चा हुई, किसी एक आध को आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रोल करना पड़ सकता होगा, वो अलग बात है। बस सबके साथ ट्रोलिंग नहीं करना, सबके साथ लड़ना नहीं है। तो इसमें एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाते देश के अंदर आ रही इस परिवर्तन को थोड़ा गंभीरता से और सावधानी से थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या हुआ? आज हम 75 वर्ष के आजादी के बाद के कालखंड में प्रवेश किए हैं। यह जो परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं, लगभग 70-72 साल के बाद यह परिवर्तन का कुछ रूप दिख रहा है धीरे धीरे। कभी लगता है कि स्लो हो रहा है। अभी किसी ने प्रश्न किया, बोला कि अभी 90% ही ठीक हो रहा है, ऐसा लगता है। पर जिस चीज का 70 साल तक एक दूसरी दिशा में गए हो, अब उस दूसरी दिशा से हटकर अपनी दिशा में आने का प्रयास चल रहा हो, तो लगता है कि अभी 90% है। दिशा सही है कि नहीं, यह हमको समझना होगा। दिशा सही चल रहा है। हां, ये दिशा में चलने के लिए बहुत कुछ अनडन करना पड़ रहा है। पहले क्या 70 साल से हमने क्या करते रहा? भाई संविधान बना तो संविधान की प्रेरणा क्या थी? अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा भाषण होता है 25 नवंबर को, यानी 26 को संविधान को पूरा करके दिया था। 25 नवंबर को, एक दिन पहले, उनका बहुत भव्य भाषण होता है। उस भाषण में वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं उस भाषण को 3 वार्निंग स्पीच के नाम से प्रसिद्ध है वो भाषण। उसमें वो बात कहते हैं कि देखो भाई, ये संविधान का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, एक परिवार भाव, ये भाव निर्माण करने के लिए उद्देश्य ये संविधान बनाया है। पर हम समाज के अंदर आज भी जातिवाद, अन्य अनेक प्रकार के कुरीतियों से हम आज भी, वो कुरीति यथावत है। तो बाकी चलो, कानून के माध्यम से समानता की घोषणा कर सकते हैं, कोई असमानता नहीं दिखाना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखाओ तो जेल जाओगे, कानून है। आजादी भी सबको दे सकते हैं कि भाई इतना आजादी है कि उसका मिसयूज भी बहुत होता है,
इतना आजादी भी दे सकते हैं, पर सौभ्रातृत्व तो ला नहीं सकते हैं उसके माध्यम से। कोई कानून ये नहीं कहेगा कि सब लोग भाई भाई जैसा रहो, वो तो समाज को अपना प्रयास से करना पड़ेगा। पर 70 साल का अनुभव क्या है, हम समाज को जितना बांट सकते हैं उतना बांट के रखा है। पहले तो हमने मजहब के नाम पे कहा कोई माइनॉरिटी है कोई मेजॉरिटी है, बना के रखा है। अब किसी के मन में बैठ के आया कि मैं माइनॉरिटी हूं। कितने साल, 70 ईयर्स, यानी 3 जनरेशन होते हैं। 3 जनरेशन तक आप कहते रहो कि तुम अलग हो अलग हो अलग हो, उसको ठीक करने का थोड़ा समय लगता है मित्रों, पर ठीक करने का प्रयास आज हो रहा है। तुम अलग नहीं हो, हम सब एक है। एकता हमारा आधार है, एक राष्ट्र एक जन है, एक कहने का और इसको दिखाने का प्रयास हो रहा है। मैं कश्मीर का कई सालों तक हैंडल किया था पार्टी बीजेपी की तरफ से। मैं भी बहुत पूर्वाग्रह से गया था जब कश्मीर गया था तो। पर एक बार मेरी जगमोहन जी से बात हुई कि जो गवर्नर थे वहां कई वर्षों तक। जगमोहन जी से मैंने पूछा कि भाई आम धारणा यह होती है कि हर कश्मीरी भारत विरोधी है, देशद्रोही है, ऐसा है क्या? तो उन्होंने एक बड़ी बात की है। वो गवर्नर थे, 2 बार थे गवर्नर। उन्होंने कहा देखो राम माधव जी, ऐसा है कि वहां का जो गांव में रहने वाला एवरेज कश्मीरी को मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता हूं तो मेरा जान नहीं चले जाएगा, यह आश्वासन चाहिए। क्या है, वहां एक आतंक का माहौल है, उसमें हिंदुस्तान का झंडा जो उठाता है वो मार दिया जाता है। तो क्या हम आज उनको आश्वासन दे सकते हैं? क्या नहीं, तुम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहो, तुमको कुछ नहीं होगा, वो आश्वासन आप दो। वो कहते थे कि 70% कश्मीरी भारत के साथ रहेंगे, तुमको आश्वासन तो देना है। सरकार को आतंक के स्रोत, उस पर दृढ़ता से काम करना पड़ता है। पर हम पिछले 50 साल 60 साल का अनुभव क्या था, समझौता कर रहे थे आतंकियों से। आपको याद होगा बिरयानी भेजा गया था जब अंदर बैठे हुए थे मास्क मस्जिद में, उनको बिरयानी, वो बिरयानी भी गया कैसे, कोर्ट का आदेश से गया। कोर्ट भी चाह रहा था कि बिरयानी भेजो आतंकवादियों को। वहां से बदलकर आज एक 0 टॉलरेंस टू टेररिज्म ये स्थिति लाया, तो आज कश्मीर के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। आज तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम गए थे, सरकार बनाए तो 2015 में, बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति थी, उस स्थिति में बनाना पड़ा। तो उस समय हमारे अनुभव में आया कि वहां कुछ आतंकवादी ऐसे थे 10-10 साल से वो आतंक चला रहे थे, 10-10 साल। मैं आज ये कहते हुए मुझे थोड़ा प्रसन्नता होती है, ये वैसे कहते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, पर मुझे कहना पड़ता है आपको समझने के लिए। आज 7-8 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी का शेल्फ लाइफ 2 महीना है। आतंकवादी बनोगे मरोगे, हां, बाकी तुम्हारा 10 डिमांड है ना, पॉलिटिकली मांगो ना, ये लोकतंत्र है, यहां मांग सकते हो। हथियार उठाओगे जाओगे। यह दृढ़ता आज दिख रहा है, इसलिए परिस्थिति में अंतर दिख रहा है। जब धारा 370 हट रहा था तो गुलाम नबी आजाद साहब का भी भाषण था। आज भले ही वो जो भी कह रहे होंगे, बट उस समय भाषण था कि खून की नदियां बहेंगी कश्मीर में। तो 2 साल से कोई खून की नदी बह रही है। और हमने जब सरकार बनी थी, बुरहान वानी को मारा था पुलिस सिक्योरिटी कर्मियों ने, तो हमने एक दिन में 350 स्थानों पर पत्थरबाजी देखा है। एक दिन में 350 स्थानों पर 370 हटने के बाद आज कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। जब 370 हटा था 2019 के 5 अगस्त को, उसके 15 दिन बाद मुझे कश्मीर जाना था, किसी कार्य से जाना था। तो मैं सोचा था कि भाई सरकार ने 600 नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार यानी नॉर्मल अरेस्ट नहीं था, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। उसमें एफआईआर नहीं होता है, उनको आपको घर से उठा के कोई एक जगह रखते हैं, थोड़ा शांति होने के बाद फिर छोड़ देते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। 600 नेताओं, जो एमएलए एक्स एमएलए जो छोटा मोटा नेता होते हैं ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कश्मीर का रहा है, उन सबको 600 लोगों को थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा था। कहां रखा? सरकार की एक होटल थी
एकदम डल लेक के किनारे पर, अच्छी होटल थी, उसका पूरा खाली करके इनको मेहमान जैसे बिठाया गया वहां। फिर भी लगता था कि जब जाएंगे तो इनके जो अनुयायी होंगे वो आके हल्ला करेंगे। तो मैं जब गया था तो आए थे लोग, मिलने आए थे, तो उठाए, साहब ये सबको गिरफ्तार किया है। मैंने उनको वही समझाया कि नहीं, गिरफ्तार नहीं किया भाई, ये केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन है, शांति रहेगी तो छोड़ दिया जाएगा। छोड़ भी दिए थे, 6 महीने बाद लगभग सबको छोड़ दिए थे। जब मैंने ये कहा कि छोड़ देंगे, अब उनको अरेस्ट नहीं किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो कुछ लोग कहने लगे भाई साहब वो गलती मत करिए, छोड़िए मत इन लोगों को, रखिए 2-3 साल रखिए, यही प्रॉब्लम है हमारे राज्य के लिए। ये भी तो सच्चाई है ना, माहौल है ना। ये आज क्यों कह पा रहा है? क्योंकि आज एक विश्वास है कि नहीं, ये लोग कुछ परिवर्तन लाने के लिए बैठे हैं। तो आज उस प्रकार का एक देश की एकता का चित्र बनाने का प्रयास हो रहा है, देश को एक के रूप में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आज किसी प्रकार का कोई अपीजमेंट नहीं चलता है, दृढ़ता से काम होता है, देश की एकता। इसमें जो गलतियां पुराने होते थे वो सबको आज बंद करने का प्रयास हो रहा है। कुछ चलते होंगे, कुछ समय लगेगा, बट ज्यादातर आपको यह ध्यान में आएगा कि उस दिशा में जा रहा है। दूसरा, इस देश के अंदर अनंत शक्तियां हैं, ताकत है, पर आजादी के बाद हमने गलत रास्ता ले लिया। कभी साम्यवाद बोला, कभी नेहरू जी का बड़ा फेमस भाषण होता था सोशलिज्म को लेकर। जब प्रधानमंत्री बने थे तो आईएएस ऑफिसर्स का जो मुसौरी में ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहां वो भाषण देने जाते थे। 1953 में तमिलनाडु में अवडी नाम के स्थान पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां नेहरू जी ने जोरदार भाषण दिया, भारत को सोशलिस्ट कंट्री बनना चाहिए। तो वहां कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, क्या है? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी लाएंगे। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि सोशलिस्ट, या तो आप सोशलिस्ट कंट्री होगे या कोई कैपिटलिस्ट कंट्री होंगे। ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है? तो नेहरू जी मुसौरी में भाषण देने गए, आईएएस ऑफिसर्स, बडिंग नए आईएएस ऑफिसर्स को भाषण देने गए तो फिर लंबा थोड़ा भाषण मारे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमको बनाना है, उसके लिए आपको काम करना है। होने के बाद एक यंग ऑफिसर उठकर पूछे, सर आपका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो सोशलिज्म जानता हूं, बट सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है? तो नेहरू जी ने बोला, यार तुमने तो बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसके लिए बहुत अध्ययन करके इसके बारे में बहुत चर्चा होने की आवश्यकता है। आज मुझे थोड़ा सिर दर्द है, आज नहीं दे सकता उत्तर। नारे देते रहे, स्लोगन्स देते रहे। इस देश के अंदर जो अनंत शक्ति है उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसका एक विस्फोट होकर भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा होना है। यह चिंता हमने ठीक से नहीं की है। उसका परिणाम था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, भारत को अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलते थे। तो कुछ लोगों को देश में लगा कि ये खराब है, हमको अंडर डेवलप्ड करना खराब है। तो फिर क्या हुआ, अच्छा ठीक है, अंडर डेवलप्ड अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुमको हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्री। दोनों का अर्थ एक ही है। और हमको लगा कि ये थोड़ा अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा, अंडर डेवलप्ड से अच्छा है। तो 80-90 का दशक आते आते हमको कहने लगे कि आप तो डेवलपिंग कंट्री है। भाई 30 साल हो गया, अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है। भाई भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनने की पूरी क्षमता है, बट उस दिशा में इस देश के अंदर की ताकत को आपको बाहर लाना पड़ेगा। उस प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी होनी पड़ेगी। आज उस दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए अभी प्रस्तावना में आपको बताया गया, आज भारत को, एक समय था ना, आज से 5 साल पहले तक इजराइल को स्टार्टअप कैपिटल बोलते थे, स्टार्टअप्स का एक मुख्य केंद्र। आज भारत को कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस देश के युवक युवतियां ऐसा खड़े हो रहे हैं आज के दिन में कि आज भारत की अर्थव्यवस्था अपने अंदर की ताकत से खड़ा हो रहा है। उसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। टेक्नोलॉजी में
इनोवेशन में भारत बहुत आगे है। इनोवेशन में आज भारत के युवक क्या क्या नहीं कर रहे। भारत की तो बुद्धि तो बहुत है, बट इसका चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ। आज प्रोत्साहन मिलता है तो अर्थव्यवस्था में खड़े हो रहे हैं। आज ऑलरेडी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन गए हैं। वैसे तो $3 ट्रिलियन भारत के लिए बड़ा नहीं है। हमसे आगे जो देश है ना, जर्मनी जैसा देश, जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है, बट उनके जो इकोनॉमी है करीब 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर की है। हमसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, आधा यानी ऑलमोस्ट 1.52 ट्रिलियन हमसे ज्यादा है, 8 करोड़ आबादी से। आज चीन 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हम बहुत आगे नहीं आए। बट यहां तक 3 ट्रिलियन तक हम पिछले 10 साल में पहुंच के 2 से 3 आ गए हैं। तो आज से 4-5 साल के अंदर भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन का बनेगा। 2030 तक हम यही गति रखेंगे तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। एक इकोनॉमी का चित्र बदल रहा है, एक देश की सुरक्षा का चित्र बदल रहा है। भारत का आज यानी इस देश में हमने ऐसे दिन भी देखे जब हमारा होली सुरक्षित नहीं था, हमारा दिवाली सुरक्षित नहीं था, हमारा स्कूल सुरक्षित नहीं था, हमारा ऑफिस दफ्तर सुरक्षित नहीं था, हमारा मार्केट सुरक्षित नहीं था, हमारा सड़क सुरक्षित नहीं था, आखिर हमारा पार्लियामेंट भी सुरक्षित नहीं था, होटल सुरक्षित नहीं था। देश डरता था कब कौन सा आतंक हो जाएगा। याद करिएगा 2014 के पहले दिवाली आ रहा था तो कितना सिक्योरिटी हो जाता था मार्केट में, सब जगह। आतंकवाद से, आतंकियों से हम डरते डरते जीते थे, आज आतंकी हमसे डरते डरते जीते हैं। कब कहां घुसकर आएगा हम चिंता करते थे, आज वो चिंता कर रहे थे कब कहां घुसकर आ जाएंगे इंडिया वाले, हमको मारेंगे, वो डर रहे। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अपने तंत्र को मजबूत किया। मैं तो बहुत लंबा बोल सकता हूं पर समय उसके लिए नहीं है। भाई आज हम चीन के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तो अब हमारा छोटा खेल हो गया, वो बड़ा खेल नहीं है। अब हम उनसे ज्यादा परेशान नहीं, वो हमसे ज्यादा परेशान है। पर हमारे लिए चीन जैसे देश की चैलेंज को भी आज हम दूसरे ढंग से डील कर रहे हैं, याद रखना चाहिए। आज जब मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के उल्टा सीधा ट्वीट्स करते हैं ना, वो एक उन्माद है, एक मैडनेस है। ये जो एक मूवी आया था वार छोड़ो ना यार, कॉमेडी मूवी है। भाई हमको क्यों बता रहे हो, चीनी भाषा में बना के वहां दिखाओ ना। ये सारे हमको दिखाते हैं वार छोड़ो ना, हम कब वार कर रहे हैं? हमारे ऊपर आक्रमण होता रहा है, हमारे सीमा का उल्लंघन चीन हर साल, यानी मैं आपको आंकड़ा देता हूं तो आपको आश्चर्य होगा। 5,000 6,000 उल्लंघन एक साल में होते थे। लंबी सीमा है, 3,000 किलोमीटर की सीमा है, निर्लज्जता से उल्लंघन कर लेता था। कभी कभी तो 20-20 दिन आके बैठ जाते थे हमारी भूमि के अंदर। 2013 में यानी वर्तमान सरकार बनने से 1 साल पहले चुशुल क्षेत्र में, जहां अभी तनाव चल रहा है लद्दाख में, वहां चीन की सेना 19 किलोमीटर भारत की भूमि के अंदर घुसकर आया, 19 किलोमीटर अंदर आया, 21 दिन बैठा रहा। फिर हमने हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, वहां उनको डिप्लोमेटिकली बात किया, जो भी किया है। 21 दिन बाद वो वापस गए और उस समय हमको 2 पोस्ट खाली भी करवाए चुशुल में, 2 हमारे सेना के पोस्ट से उसको खाली करवाया, तब वो वापस गए। पर आज अनुभव क्या है, वो आने का कोशिश करते हैं तो हम केवल डिप्लोमेसी से बात नहीं करते, डिप्लोमेसी करते हैं, हम शांतिपूर्ण देश है, डिप्लोमेसी तो करते ही है, पर साथ ही साथ जमीन पर हम सेना लेकर भी खड़े हो जाते हैं। आज जब चीन 50,000 सेना को लेकर आई थी तो हम भी 50,000 सेना को लेकर पहुंचे थे।
जब वो 100 टैंक लाई थी, हम भी 100 टैंक लेकर पहुंचे थे। वो थोड़ा युद्ध विमान लाने का कोशिश किया, हम भी लेके गए थे। अगर गलवान कोई हाई कहता है तो ये हाई है कि तुम्हारे नाटक अब नहीं चलेगा, ये चीन को हम कह रहे हैं। तो आज हम प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, पर स्ट्रांगली वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, स्ट्रांग ग्राउंड पोस्चरिंग भी दे रहे हैं। यह अंतरा चीन समझ गया है। आपको मालूम है क्या, 2 साल हो गया, ये थोड़ा खराब लगता है, 3 साल हो गया, अभी अगस्त में 3 साल पूरा हो गया, पर 8 स्थानों में से 5 स्थानों में चीन वापस गया है। वापस जाने का काम चीन अपने इतिहास में इससे पहले एक ही बार किया, वो रशिया के साथ किया 1990s में। अन्यथा चीन की एक नीति होती है, जो मैं कब्जा करता हूं वो मेरा है, जो मैं डिमांड करता हूं उस पर बात करना है। मैं कब्जा कर लूंगा वो मेरा है, जो मैं क्लेम करूंगा उस पर बात करूंगा। हमने कहा कि नहीं, तुम जो क्लेम करोगे उस पर बात ही नहीं होगी, तो तुम जो कब्जा करना चाहोगे वह एक एक इंच में तुमको पीछे भगा दिया जाएगा। वो हम करके दिखा रहे। आज सुरक्षा तंत्र में भारत दृढ़ता से खड़ा है, एक नया पैराडाइम शिफ्ट लेकर खड़ा है, और भारत के आत्मनिर्भरता भी आज डिफेंस में अपने आत्मनिर्भरता पर है। इसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे यहां टैंक्स का टायर्स भी ऑस्ट्रिया से आते थे। टैंक का टायर, टैंक नहीं, उसका टायर भी नहीं बनता था इंडिया में। आज इंडिया में रफाल विमान बनने वाले हैं, युद्ध विमान बन रहे हैं, युद्ध हेलीकॉप्टर से हमारा HAL बना रहा है। हमारा स्वयं भारत के टेक्नोलॉजी के आधार पर हम डिफेंस इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो कार्गो विमान होते हैं खुद बनाने वाले हैं। हम अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं। सुरक्षा, अंत में आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। भारत आज आत्मसम्मान के साथ खड़ा है। एकता, समृद्धि, सुरक्षा, चौथा है सम्मान। आज भारत का सम्मान बहुत ऊंचा है। आज आपके भी परिवार के लोग होंगे दुनिया में, क्योंकि भारत के करीब 1 करोड़ से ऊपर लोग दुनिया में रहते, अलग अलग देशों में रहते। 40 लाख तो अमेरिका में ही रहते हैं, करीब 20 लाख यूके में रहते हैं। आप उनसे पूछिए ना, कैसा लगता है आज भारतीय होने का? सब एक स्वर से कहेंगे, आज गर्व लगता है। कभी शर्मिंदा लगता था, कभी देश के बारे में अलग अलग बातें कही जाती थी तो शर्मिंदा लगता था। हमारे देश के मंत्री जाके दूसरे देश का भाषण पढ़ लेते थे विदेशी मंचों में, भूल जाते, वहां नीचे दूसरा पेपर रखा, गलती से ऊपर रख के वो दूसरे देश का स्पीच पढ़ लेते थे। हुआ ऐसा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। शर्म अल शेख में 2012 में हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्री जी ने दूसरा भाषण पढ़ लिया। पर आज वही दुनिया में एक सम्मान के साथ हर भारतीय जीता है। और आज वर्तमान सरकार की भी यह संकल्प है, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में होता है ना, उसका सुरक्षा और सम्मान भारत की जिम्मेदारी है। आज हम खड़े हैं। यूक्रेन हो, उससे पहले दूसरे अरब देशों का, खाड़ी देशों की समस्या कहीं भी हो, भारतीय को उनकी सुरक्षा चिंता हम करेंगे। तो सम्मान, भारत के सम्मान की बात है। भारत का सम्मान को कहीं भी थोड़ा सा भी कोई नुकसान होता है तो हम सहन नहीं करेंगे। मलेशिया जैसे बड़े बड़े देशों के साथ हमने अपना व्यापारिक संबंध भी कम कर दिया है, क्योंकि हमारा सम्मान का जब प्रश्न आता है उसमें हम समझौता नहीं करेंगे। जहां जिसको हमने कहा कि ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये शत्रु है, उसको लेकर आप प्रश्रय देते हो। हां ठीक है, हम पामोलिन ऑयल आपसे नहीं खरीदेंगे। यहां तक हम जा रहे हैं देश के सम्मान के लिए, और इसके कारण आज देश का सम्मान भी बढ़ा है। आप जानते हैं कि यूक्रेन रशिया का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो दुनिया के सभी देशों पर बहुत दबाव था कि साइड लेने का। बहुत लोगों पर अमेरिका का दबाव था, कुछ लोगों पर चीन और रशिया का भी दबाव था। कोई भी देश भारत पर दबाव डालने का हिम्मत भी नहीं कर पाया। हम खड़े रहे।
हम एक स्वतंत्र खड़े रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि हम युद्ध को अनदेखी कर रहे हैं, युद्ध का प्रोत्साहक है। हमने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि युद्ध का ये समय नहीं है, ये बात कही, पर हमने साइड नहीं लिया। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। उस हिम्मत के साथ हम खड़े, तो ये खड़े होने के कारण हमारे ऊपर कोई दंड नहीं कर रहा है, उल्टा सब लोग हमारे पास आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ा सोच, हमारे साथ आइए। भारत में 1 महीने में 5 देशों के विदेश मंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आके गए पिछले साल में, हमको समझाने के लिए कि आप हमारे तरफ आइए। दोनों साइड से आए, रशिया का विदेश मंत्री आया, चीन का विदेश मंत्री आया, अमेरिका का विदेश मंत्री आया, किसी देश का उपराष्ट्रपति आया, सब हमको समझा रहे थे, आप थोड़ा आइए। क्योंकि आज भारत का वो महत्व है। हमने कहा कि नहीं, हम आएंगे तो तब आएंगे जब हमको युद्ध रोकने का अवसर मिलेगा, तब आएंगे, युद्ध में भागीदार नहीं होंगे। एक स्टैंड लेकर हम खड़े हैं, देश के सम्मान के लिए हम खड़े हैं। इसका परिणाम यह है, आपको आश्चर्य होगा, जब इतना दबाव होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस में जब यूक्रेन के विषय में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव आया, तो उस प्रस्ताव में वोट देने से इनकार करने वाले देशों की संख्या लगभग 40 है। ना इधर ना उधर, छोटे देश नहीं है, सऊदी अरेबिया जैसा देश, यूएई जैसा देश साइड लेने से मना कर दिया है। कहां से आया हिम्मत? हिंदुस्तान खड़ा है इसलिए हिम्मत आया है। तो आज हम इस प्रकार का एक नया चित्र भारत का बनाने का एक प्रयत्न को देख रहे हैं। यह प्रयत्न आगे बढ़ना चाहिए। यह आसान नहीं है, सरल नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना, 50-60 साल तक एक दिशा में गए हैं। देखो, देश एक हाथी होता है, एलिफेंट से अबाउट टर्न नहीं करते हैं। एलिफेंट को आप अबाउट टर्न बोलेंगे तो नहीं करेगा, वो थोड़ा समय लेके घूमेगा। तो देश में ऐसा होता है, देश ओवरनाइट बदलता नहीं है, उस दिशा में बदलने का प्रयास चल रहा है कि आज अच्छा चल रहा है। जब हम सोशल मीडिया में बैठते हैं ना, इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हां, कुछ समस्याएं ध्यान में आते हैं, उस पर आवाज उठनी चाहिए, अलर्ट करनी चाहिए, पर व्यापक जो नया चित्र बन रहा है ना, उस चित्र को भी समझना चाहिए। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है मित्रों। अच्छा होता ये 47 में हो जाता, बट ये दुर्भाग्य इस देश का है कि 47 में जो लोगों के हाथ में इस देश का बागडोर आया, वो तो भारत को मानते ही नहीं थे। वो सोचते थे कि हमको यूरोप का नकल करना है। इसके कारण एक कुछ ऐसी स्थिति आई थी। भारत अपने अस्तित्व के आधार पर, अपने गौरव के आधार पर खड़ा नहीं हो पाया 70 साल, आज खड़ा हो रहा है। इसका गर्व होना चाहिए। याद रखना, आज कोई कांग्रेस की भी नेता हो, क्या किताब लिख रहा है? शशि थरूर का एक किताब आया, क्या, द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा समथिंग। भाई ये कब से हो गया भाई? अब आपको आज हिंदुइज्म की महानता पर किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो लिखना चाहिए सेक्युलरिज्म कितना महान है, नहीं लिखना पड़ा ना। आज क्यों नेताओं को जनेऊ दिखाना पड़ता है? मैं तो देखा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे, क्या, अरे हम सच्चे हिंदू हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले झूठे हिंदू हैं। आज बहस क्या है? कौन सच्चा हिंदू है, ये बहस है। अच्छी बात है ना, कल तक कह रहे थे हिंदू कहना ही गलत है, आज कह रहे हम सच्चे हिंदू हैं। उस विवेकानंद जी के कन्याकुमारी का शिला स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देश आज उस मूड में खड़ा है, देश अपने अस्तित्व पर खड़ा है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं को अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है, अपना व्यवहार बदलना पड़ रहा है। जब यह दृश्य दिखता है ना, हर बार उसको कोसना, उनको मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। स्वागत भी करो ना, अच्छा है यार, तुमको दिमाग ठीक हो रहा है तो अच्छा है। हाँ, फिर 2 दिन बाद कोई सावरकर पर बोलता है, उसका खंडन होना चाहिए। पर आज भारत का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का एक चित्र, और उस चित्र के साथ बड़ा देश का समाज जुड़ा हुआ दिखता है, पूरा देश का समाज जुड़ा हुआ दिखता है। उस परिवर्तन को भी अच्छा समझना चाहिए, और उसको और कैसे बढ़ावा देंगे ये हमको सोचना चाहिए। एक अपील करके मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि
कुछ चीजें मैंने प्रारंभ में कहा, कुछ चीजें सरकार कर सकती है, कानून वगैरह सरकार बना सकती है, पर कुछ चीजें समाज को करना पड़ता है। इस क्षेत्र में, ये जो विचारों के क्षेत्र में जीत क्या होती है, जितने लोगों के विचार हम बदल सकते हैं वो जीत होती है। जितने लोगों को हम शत्रु बना सकते वो जीत नहीं है। जितने लोगों को हम बदल सकते, जितने लोगों के दिमाग में विचार डाल सकते वो जीत होते। उसमें रवीश कुमार नहीं होगा शायद, उसको तो आपको जो करना है वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं, मैं ज्यादा करता नहीं हूं, आप करते भी हैं, आप जानते हैं। बट व्यापक देश के अंदर ये विचार बदलना चाहिए, बदलने का प्रयास होना चाहिए। तो क्या करना होता है, जैसा कश्मीर का मैंने प्रारंभ उदाहरण दिया, तो कश्मीर में एक बड़ा परिवर्तन के लिए सरकार ने जो करना था वो कर लिया, पर अब समाज को करना है। ये चित्र को हमें और आगे बढ़ाना है। अगली बार जब छुट्टी मिलता है तो आपको कश्मीर जाना चाहिए छुट्टी मनाने के लिए। तीर्थ यात्रा करनी है, अमरनाथ यात्रा में जाना चाहिए, वैष्णो देवी में जाना चाहिए। अगला हनीमून मनाना है तो गुलमर्ग जाना चाहिए। तो आपको लग सकता है कि आप प्रचारक है, आपको मालूम नहीं है अगला हनीमून नहीं होता है। हाँ, मालूम नहीं है, बट हनीमून एक ही बार होना ऐसा भी शायद कहीं नियम नहीं है। कितने भी बार करो, सेम लोग करना है, कितने भी बार करो ना, बट जाओ ना, जाके वहां के जो लोग हैं जिनके लेकर हमारे मन में संभ्रम है वो दूर भी होगा। जाके उनके आलिंगन करके कहो ना, हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान, तुम अलग नहीं हो। ये आज पराक्रम से कहना चाहिए। 10 साल पहले हम लड़ रहे थे, आज हम सेंटर स्टेज है, हम हिंदुस्तान है आज के दिन में। इस पराक्रम के साथ वो जो लोग हैं ना, उनको आलिंगन करके उनको कहना चाहिए, हम सब मिलकर भारत बनता है, कम हम सब है। कहा जा रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान करे, वैसे कोई नहीं जा रहा है वहां। अब सबको समझ में आ गया कि यार जो भी है, अब तो वो मैंने मोदी जी का, अमित शाह जी का चमत्कार ये है कि आज कश्मीर में कोई अलग देश की मांग नहीं कर रहे, यार हमारा राज्य तो हमको दे दो। बार नीचे आ गया है। अच्छा है ना, राज्य का मांग करना कोई गलत नहीं है, कोई भी मांग कर सकता है। संवैधानिक दृष्टि से अगर अधिकार है तो मिलेगा भी। भारत में राज्य बनते हैं, कहीं नहीं बनते रहते। तो आज वो जो माहौल है उसको और अच्छा कैसे हम अनुकूल बना सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने सोचा ये जो 3-4 महत्वपूर्ण परिवर्तन देश में आ रहे हैं उसको आपके सामने रखूं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, एक एक्टिविस्ट के नाते इस दृश्य को और प्रभावी ढंग से देश के सामने कैसे रख सकते हैं वो आप सोचिए। इतना ही प्रार्थना करते हुए मेरे विचार को विराम देता हूं। नमस्कार। नीचे 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 इधर उधर ऑन बटन ऊपर ऊपर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सारे मित्र बना लिए हैं आपके भाषण के माध्यम से। मुझे लगता है इस बात पे तो तालियां भी जानी चाहिए। तो जो आपने कहा उसका पुनरीक्षण करेंगे और कुछ प्रश्न भी हम लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आपकी बात से कि आपने कहा हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। क्या रोड मैप है इसका? क्योंकि विरोधी इसका बहुत बहुत विरोध करते हैं और हंसी भी उड़ाते हैं, और फिर वो तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं कि एक तरफ तो इस देश में लोग रेलवे लाइन पे बैठ के शौच करते हो और आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, बुलेट ट्रेन उनको उड़ा देगी। तो इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना एक बात, और कैसे 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे उसके लिए, क्योंकि अभी जो स्थितियां दिख रही हैं भारत के, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में अंतर आ रहा है, लेकिन जिस गति से महंगाई में वृद्धि होती है, जिस गति से इस देश के आम आदमी को सहूलियतों में दिक्कतें हो रही हैं, उसमें से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं हम? पहली बात तो
जो आज कुछ दिक्कतें महसूस होती है, इसको लेकर एक बात ध्यान में रखिए कि कोविड के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई है, उसके कारण थोड़ी मात्रा में भारत पर भी उसका असर हो रहा है। पर मैं आपको मेरे अनुभव के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा भारत के बाहर भी काफी प्रवास होता है। दुनिया के विशेषकर आज डेवलप्ड वर्ल्ड की हालत इतनी खराब है, आज हम 5 से 4 में आ जाएंगे तो कैसे आएंगे? क्योंकि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था इतना भयंकर गिर रहा है, वो हम बढ़े ना बढ़े वो गिर ही रहा है, तो हम उनसे आगे जाएंगे। तो उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी हालत में है। वही भारत अपने अर्थव्यवस्था को कोविड के प्रभाव से ज्यादातर बचाकर रख पाया। थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत हुआ है, पर भाई इटली जैसे देश में 25% आज इन्फ्लेशन रेट है, यूके में 15% इन्फ्लेशन है, यूएस में 15% इन्फ्लेशन रेट है। हम आज भी 6-7-8 पर आज टिके हैं। इसका कारण है कि हमने समय रहते हुए जो कदम उठाना था वो कदम उठाए हैं। इसलिए उसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी वापस पटरी पर आ रही है। 1-2 साल के अंदर ये हम पूरे ये जो कोविड के कारण जो नुकसान हुई थी, ने परसों भी प्रधानमंत्री G20 में वही भाषण किए थे, आज भी सप्लाई चेन्स बहुत मुश्किल में है। आज आपको कोई यानी राजस्थान में संपन्न लोग बहुत होते हैं, तो आपको अच्छा कार खरीदना है तो 6 महीना वेट करना पड़ता है। क्यों? कार तो बन रहा है, कार के अंदर जो चिप्स चाहिए, जो सेमीकंडक्टर्स जो कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, सप्लाई नहीं मिल रहा है। उसके कारण वो डिलीवरी होने में आपको 6 महीना 8 महीना हो जाता है। सप्लाई चेन्स में इस प्रकार की गतिरोध है, वो दूर होना है। इसलिए बाहर के देशों पर निर्भरता भी कम करना है, हम अपने देश पर ही निर्भर होना है। उसके माध्यम से हम जल्दी इस अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से पटरी पर लाएंगे। रही बात 5 ट्रिलियन पर कैसे पहुंचेंगे, यहां के 130 करोड़ लोगों के पराक्रम से पहुंचेंगे, पहुंचने वाले हैं हम। मैं आज देखता हूं तो छोटे छोटे युवक कैसे मैं अभी बेंगलुरु में था, एक इंजीनियरिंग के जो पास आउट्स है वो आए थे, वो एक प्रोटोटाइप लेकर आए थे। वो प्रोटोटाइप क्या है? जो सेना के लोग बॉर्डर्स में बहुत सामान यानी 2-2 टन 1-1 टन का सामान 2-2 सिपाही अपने कंधे पर उठाकर मीलों मील चलना पड़ता है उनको, क्योंकि वहां रास्ता वास्ता नहीं है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जो हिमालय क्षेत्र में है। अब ये इन्होंने एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल बनाया। वो एक सोल्जर अपने मोबाइल से इस व्हीकल को अपने पीछे पीछे ले जा सकता है। इट्स कॉल्ड डिजी म्यूल। म्यूल है ना वो क्या बोलते हैं उसको? कंचर। वो डिजिटल म्यूल है। वो सैनिक के पीछे पीछे चले जाता है, अपने मोबाइल से वो लेके जा सकता है। 5 टन वेट लेके जाता है, कितना भी कठिन एरिया हो उसमें चले जाता है। हमारा एक युवक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बना रहे हैं इसको। अब उनको 10-10 देशों से डिमांड है, हमको बेचो। वो बनाएगा इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसे युवक बनाएंगे। तो इसलिए यहां भी जो युवक बैठे हैं ना, मैं आपको कहता हूं, अपना गुस्सा सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे समय समय पर उतारते रहिए, पर कुछ अपना भी बनाइए, कुछ आप उद्योग बनाइए, एक इनोवेशन में जाइए, नए कारखाना खोलिए, उस दिशा में जाइए। उस प्रयास से भारत $5 ट्रिलियन बनेगा। मैंने कहा इजराइल स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है, कहां से आया है? इजराइल के लोग, उन्होंने स्टार्टअप इंडस्ट्री में इतने आगे गया कि भारत के सभी राज्यों के पुलिस के पास आज फोन सर्वेलेंस हो, बाकी सारा इक्विपमेंट इजराइल से आता है। हम तो आईटी में इतने आगे हैं, पर वो कैसे हमसे पहले पहुंच गए ना उसमें। हमको भी उस प्रकार कोशिश करना चाहिए, हमारे प्रयास से बनेगा। भारत की इकोनॉमी लगभग टेक ऑफ कर रहा है। एक बार टेक ऑफ हो गया, फिर वो पहले वो 5 ट्रिलियन जाएगा, फिर 3 साल के अंदर 10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। बस वहां तक पहुंचना है, फिर एक साथ अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आपने भी कहा कि
सप्लाई चेन में बहुत सारी दिक्कतें हैं और सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है, चिप की प्रॉब्लम है। भारत ने मोदी जी के आने के बाद मेक इन इंडिया शुरू किया और हम स्टार्टअप में हमने काफी बड़ा एक छलांग मारा है। लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे धंधे थे, यानी जिसको एमएसएमई हम आज कहते हैं, बहुत छोटे उद्योग धंधे थे जो भारत के लोग उसको चलाया करते थे, और उन क्षेत्रों में चाइना का अचानक प्रवेश हुआ है। और पिछले निश्चित रूप से उसमें यूपीए गवर्नमेंट में बहुत बड़ी जिम्मेदार थी, और अभी उन्हीं नीतियों को कंटिन्यू करने के कारण से आज भारत के बहुत छोटे छोटे जो उद्योग धंधे उनमें कहीं ना कहीं रुकावट है। तो ऐसी स्थिति में हम जो मेक इन इंडिया के माध्यम से एक और आगे बढ़ रहे हैं, वहीं यहां जो बेसिक चीजें जो बननी चाहिए, आज यहां क्या हम मोबाइल फोन की बहुत सारी इंडस्ट्री खुली है, लेकिन मोबाइल फोन का जो बेसिक चीज है उसको हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उस दिशा में हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, उस पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहिए। ऐसा है, ये कहानी 10 साल पहले की कहानी है। आपने मोबाइल फोन इंडस्ट्री की बात की है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आज उसका एसोसिएशन है इंडिया में, दिल्ली में उसका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। उनसे आप कभी बात करिए, अनिल महिंद्र जी वगैरह से बात करिए। आज तो वो उनका टारगेट है, एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी लगभग $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स हो रहा है। वो उनका टारगेट है कि इसको बहुत बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट्स पे ले जाना है। वो जो असेंबलिंग हो रहा है ना मोबाइल फोन्स के इंडिया में, आज तो 60-70% कंपोनेंट्स इंडिया में बनना शुरू हो गया है। हाँ, चिप बाहर से आता है, कुछ सर्क्यूट्स बाहर से आते हैं, आज वो स्थिति है। वो भी हम क्रॉस करेंगे, हम उस दिशा में है। तो इसलिए एमएसएमई की समस्या देखो, एमएसएमई की समस्या लगातार रहने वाला है। एक बड़ा इंडस्ट्री इफेक्ट हुआ है, उसके कारण उसके ऊपर निर्भर एमएसएमई को प्रभाव होता है। पर कई नई प्रकार के एमएसएमई क्षेत्र में इंडस्ट्री उभर रहा है। जैसा अभी रफाल आएगा, रफाल के कारण बहुत बड़ा एमएसएमई इंडस्ट्री को फिर ताकत मिलेगा, और सरकार कई प्रकार की योजनाओं से एमएसएमई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो एक दुनिया की परिस्थिति के कारण कहिए या ट्रेडिशनल सिस्टम में रहने का कारण कहिए, कुछ समस्याएं एमएसएमई को झेलना पड़ रहा है। पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए पूरा ध्यान सरकार का है, और नए नए एमएसएमई क्षेत्र के फील्ड्स में बहुत बड़ी अच्छी विकास आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी हो रहा है। देश का उद्योग का क्षेत्र का नक्शा बदल रहा है, यह भी याद रखना चाहिए। आज क्या है, नेबरहुड बिजनेस, नेबरहुड मार्केट, ये आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप घर पे बैठ के, आप जहां से साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जाके रसगुल्ला समोसा लाते थे, वो आज ऑनलाइन ला रहे हैं ना। तो वो जो रसगुल्ला वाला है, वो हल्दीराम्स हो, दूसरा हो, वो आपके मोहल्ले के अंत में ही है, पर उसने ई कॉमर्स के द्वारा अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया है। मैं साउथ इंडिया का हूं, मुझे हमारे साउथ इंडिया का मुरकू बहुत पसंद है। आज मैं ई कॉमर्स के द्वारा मंगा लेता हूं। जो तभी तक, आज से 10 साल पहले तक मेरे गांव में या मेरे जिला में बेच रहा था, वो वही बैठकर दिल्ली में मुझे बेच रहा है। आज इंडस्ट्री का स्वरूप बदल रहा है, जिससे इससे जो लोग कैचअप कर रहे हैं, वो सबको फायदा हो रहा है। अभी मैं गोवा में था, गोवा में एक इंडस्ट्री फेक मीट्स बनाता है। यानी मैं शाकाहारी हूं, और भी होंगे, शर्मा जी शाकाहारी हो सकते हैं, और भी होंगे, बट हमको बाकी लोगों को देख के कभी कभी लगता है यार इनका तो जीवन में कितना आनंद है, हम तो गलती से इसमें आगे हैं। बट आज हमको भी वही उसी प्रकार का मीट खाने का एक सुविधा है। क्यों? एक फेक मीट बन रहा है, वो दिखेगा। मैं एक उसके शॉप में गया था, उसमें एक लिखा हुआ था डक मीट समथिंग लिखा हुआ था। मैंने यार डक मीट है? बोले नहीं, ये डक मीट नहीं है, ये वो क्या फ्रूट है, जैक फ्रूट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जैक फ्रूट को, हाँ, कटहल से बना हुआ फेक मीट है। मैंने सोचा ये इसका मार्केट है। बोला हर महीना 12 टन वो एक्सपोर्ट कर रहा है, हर महीना। खड़ा हो गया। हमारे देश का कटहल को इंटरनेशनल मार्केट में आज प्रवेश कर दिया उसने।
तो इस प्रकार नया सोचकर उभरने वाला जो इंडस्ट्री आ रहा है, ये भी एमएसएमई है। वो इस देश का एमएसएमई का चित्र भी बदल रहा है। जो समस्या है उसकी तरफ सरकार का ध्यान भी है। इकोनॉमी की दृष्टि से एक प्रश्न छोटा सा मैं और लूंगा, फिर कुछ प्रश्न दर्शकों अपने साथ जो आए हुए बंधु हैं उनसे भी लेंगे। डॉलर की रेट को लेकर बहुत चर्चा होती है कि जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ी है, डॉलर लगातार ऊंचा गया है और भारत की इकोनॉमी उसके कारण से जितनी मात्रा में और बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई है। तो ये इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? हाँ, ये एक चैलेंज सरकार के सामने है। इसके एक कारण ये है कि हमारा एक्सपोर्ट्स थोड़ा घट रहे हैं। इसका उपाय है हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहिए, डॉलर हमको कमाना चाहिए ताकि डॉलर और रुपये का रेट में थोड़ा पैरिटी आए। आज हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स ज्यादा होने के कारण हमारे ऊपर बोझ भी है क्योंकि डॉलर का वैल्यू ज्यादा है। डॉलर का वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो हमारा अर्थव्यवस्था पर बोझ भी हो रहा है। हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा कम होने के कारण हमारा डॉलर इनकम जो होना है वो कम हो रहा है। इसके कारण पैरिटी बढ़ रहा है। तो इसीलिए आज हमारा एक्सपोर्ट क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है। आज 81, 82 में उस बीच में हमारा जो एक्सचेंज रेट ये हो रहा है, तो इससे बाहर आने का प्रयास सरकार कर रहा है, दृढ़ता से प्रयास चल रहा है। पर इसका तरीका यह है कि भारत अपने अर्थव्यवस्था को दुनिया में अच्छी तरह प्रवेश कराए, तो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो हमारा डॉलर इनकम बढ़े। तो उस दिशा में थोड़ा प्रयास करना है, चल रहा है। एक चैलेंज जरूर है। मैं एक प्रश्न यहां से लूं, उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न और आपसे करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। विरोधी, ये सरकार बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन चूंकि उनका काम विरोध करना है, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप इस सरकार पर लगता रहा है, भारत के विशेष रूप से विपक्ष की सरकारें उस पर लगाती हैं कि संघीय ढांचे को बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है और उसके कारण से यहां तक भी स्थिति आई। मैं इसका दूसरा स्वरूप जो देखता हूं कि बहुत सारे राज्यों में आज सीबीआई को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसी और भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको लेकर एक प्रकार से रोक लगाई जा रही है और उसको लेकर जो भी आज का सिस्टम है, जो उनकी इकोलॉजी है, उसको लेकर वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इस दृष्टि से सरकार क्या सोचती है? अब जैसे सीबीआई काम ही नहीं कर सकती है उस राज्य में जाकर, तो कैसे हम उनकी गलत बातों को हम संभाल सकेंगे, रोक सकेंगे? तो इसी से तो स्पष्ट है कि राज्यों को सीबीआई को रोकने का भी हिम्मत है। फिर कहते हो कि फेडरल व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, कैसे होगा? आप आपके सरकार का अधिकार का प्रयोग करके सीबीआई को रोक रहे हो, फिर ऊपर से चिल्ला रहे हो कि फेडरल व्यवस्था खतरे में है। वैसे तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द नहीं है मित्रों। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में कुछ अधिकारों का बंटवारा है। कुछ पावर्स स्टेट्स को दिया गया है, कुछ पावर्स केंद्र के पास है, कुछ पावर्स दोनों के पास है। ये जो दोनों के पास अधिकार है उसमें केंद्र सक्रिय होकर कुछ काम कर रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो चिल्ला रहे हैं फेडरल का खतरा, फेडरल का खतरा। कोई खतरा नहीं है। फेडरल स्पिरिट आज भी इंटैक्ट है। इसीलिए ना प्रधानमंत्री राजस्थान आए, वहां तो आपका मुख्यमंत्री ने तो एक भाषण दिया ना, गांधी के कारण मोदी महान हुआ है, ऐसा बोला है ना। कैसे बोलना, कैसे नहीं, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, ठीक है। गांधी के कारण गहलोत भी तो बड़ा हुआ है, नहीं तो गहलोत के कारण गहलोत बड़ा नहीं हुआ, गांधी के कारण हुआ है। गांधी ने महात्मा गांधी, ये दूसरे गांधी नहीं मैं ओरिजिनल गांधी की बात कर रहा हूं। पर आप दूसरे को कह रहे हो कि आप बड़ा हो। गांधी के कारण पूरा देश बड़ा हुआ है भाई, महात्मा गांधी के कारण। सबको महात्मा गांधी का श्रेय थोड़ा बहुत मिला है, बट ऐसा बोलने का अधिकार आपके पास है ना। फिर कहां फेडरल की खतरा हो गई? किसने रोका आपको? तो इसीलिए ये कुछ राजनीतिक, इसलिए आपने अर्थव्यवस्था पर भी कहा ना, विपक्ष अपना बोलते रहता है। देखिए आज कल भाषण दिया, संविधान को खतरा है, ऐसा भाषण दिया ना राहुल गांधी जी ने कल। इस देश के अंदर पिछले 75 ईयर्स में किसी ने संविधान को सर्वाधिक नुकसान किया तो सबसे बड़ा नाम इंदिरा गांधी का, नंबर 2 नेहरू का। तुम्हारे ग्रैंडमदर ने
ग्रेट ग्रैंडफादर ने इस संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। तुम कह रहे हो कि आरएसएस खतरा है, बीजेपी खतरा है, मोदी खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो आप ही लोग थे। संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। तो इसीलिए ये सब राजनीतिक है। हाँ ठीक है, इस देश में आजादी है, जैसा सोशल मीडिया में आजादी है, ऐसा बाहर पब्लिक में भी आजादी है, तो कोई आरोप करेंगे। पर यहां जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये विवेचना चाहिए इसमें सच्चाई क्या है, इसलिए थोड़ा अध्ययन भी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ना देश का फेडरल व्यवस्था को कोई खतरा है, फेडरल स्पिरिट को, मैंने कहा ना संविधान में शब्द नहीं है, बट उस स्पिरिट को कोई खतरा नहीं है, संविधान को भी कोई खतरा नहीं है। भारत वो लोकतांत्रिक देशों में सबसे अग्रणी है जहां लोकतंत्र सक्सेसफुली चलता है, सफलता से चलता है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्वप्न देख सकता है। आज एक स्वप्न केजरीवाल जी देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने लिखित कागज पे लिखे दिया, मैं लिखे दे रहा हूं, हमारी सरकार बन रही है गुजरात में। लिया भाई, स्वप्न देखने को कौन रोक सकते हैं, आजादी है। तो इसीलिए यहां कोई फिर फेडरल कहां खतरे में है भाई। तो यहां इस प्रकार का आरोप केवल राजनीतिक है। तो अब दर्शकों से कुछ प्रश्न लेते हैं। उधर सबसे पहले ये दाईं और ये बीच में से हाथ उठ रहा है जी। पहले अपना नाम बताइएगा और फिर प्रश्न कीजिए। प्रश्न छोटा कीजिएगा, लंबा नहीं कीजिएगा, ज्यादा प्रश्न ले पाएंगे अपन। मेरा नाम मनोज है। मेरा सवाल मुद्रा को लेकर है। अभी जो डॉलर की बात चल रही थी, तो डॉलर के अगेंस्ट में तो रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में रुपया मजबूत हो रहा है। इस दोनों के बीच में अंतर का कोई विशेष कारण हो तो आप बता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जनरली क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में, हाँ इंटरनेशनल मार्केट में जनरली डॉलर स्टैंडर्ड्स लेकर हम चलते हैं जनरली, इसलिए डॉलर से कंपैरिजन में हमारा जो चीज क्या है देखते हैं। अब आप इसको श्रीलंकाई रुपया से आप कंपेयर करोगे तो हम बहुत ताकतवर है, बट वो चाहोगे क्या आप श्रीलंका से कंपेयर करोगे क्या? नहीं ना। ये जो दुनिया का ताकतवर करेंसी है आज के दिन में, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। दुनिया का दूसरा ताकतवर करेंसी है येन है, रेनमिनबी जिसको कहते हैं, तो उसमें हम उसकी तुलना में खड़ा होना पड़े, उसके भी प्रयास चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमने अब रशिया से भी इस विषय पर चर्चा शुरू की है कि क्या रशिया और भारत के बीच में डॉलर को ही ना लाओ, रुपी रूबल का बिजनेस करो ना, हमारा आपसी संबंध है तो रुपी रूबल पे करो ना, तब तो ये समस्या ही नहीं आती एक्सचेंज रेट का। हम ईरान के साथ करते हैं, ईरान के साथ हमारा डॉलर में बिजनेस नहीं होता है, रुपया में होता है। रुपया उनके अकाउंट में दर्ज होते हैं, उतने हिसाब से हम जो काम करना है वहां करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये जो डॉलर पैरिटी है उसके कारण हमारे इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो, इसकी चिंता हो रही है, इसका प्रयास चल रहा है। भाई साहब, हम सबसे युवा देश हैं पूरे दुनिया में, लेकिन हमारे युवा आजकल ज्यादा तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की। मतलब एक राजस्थान में भी 5,000 की कांस्टेबल की भर्ती आती है तो 13-14 लाख उसमें तैयारी करे। एक आदमी ने 1 साल भी तैयारी करे तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो इसकी एक जो 35 ईयर तक वो तैयारी कर सकता है, इसको कम करना चाहिए, तभी हम 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ पाएंगे। और भी इसमें कई स्किल और वो हमको काम करना चाहिए। ये आप क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं तो कंसल्टेंट का काम करता हूँ। इसलिए आप कह रहे हो ना? हाँ सर। बाकी लोग जो एक किसी युवा से बात कर रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, जैसे पुराने टाइम में कोई युद्ध की तैयारी कर रहा था तो वो 10 साल उसने तैयारी करी तो वो अपने कहीं युद्ध में काम आएगी। उसकी तैयारी जिंदगी में कहीं काम नहीं आ रही है और न देश की ताकत बन रही है। इसलिए इसको 35 से कम 25 तक तो लाना चाहिए। हाँ आपको बाहर लोग पकड़ के कुछ ना कर दे यहाँ के। हाँ हाँ ठीक है, मैं इतना ही मैं कहता हूं कि इसलिए सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बार बार ये इंस्पायर करने का प्रयास हो रहा है कि नौकरी मांगने वाले के ना रह जाए, नौकरी देने वाले भी बनने का कोशिश करें। उस प्रकार का सोच और लोगों में बढ़ना चाहिए। कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, आज नौकरियां मिले तो अच्छा है, सरकारी नौकरी मिले तो और अच्छा है, बट स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना, नौकरी मांगने के स्थान पर 4 लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आना, यह भी अच्छा है। ये सोच युवाओं में बढ़ना चाहिए। ये जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो कह रहे हैं उस प्रकार वो दबाव कम होगा। आज के दिन में थोड़ा दबाव दिखता है। आप यस सर,
अच्छा, आज़ादी के पश्चात जब राज्यों का विलीनीकरण हो रहा था तो 370, 71, 72 ये 3 धाराएं जो है वो राज्यों के विशेष अधिकार को लेकर बनाई गई थी। तो जैसे 370 अभी समाप्त हुई है कश्मीर के अंदर, वैसे ही हमारा एक सेंसिटिव एरिया और है जो चिकन नेक के उस तरफ है, जिसको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। आपने वहाँ काम भी किया वैसे, तो उसके विषय में थोड़ा सा हमें बताइए कि सरकार की क्या योजना है और कैसे हम उनको इंक्लूसिव कर पा रहे हैं, कैसे उनको अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, और वो चिकन नेक का जो एरिया है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, ऊपर की तरफ चीन है, नीचे बांग्लादेश है। गॉट इट। ऐसा है, 370 के बाद 371 आया, इसलिए 370 गलत है तो 371 भी गलत है, ऐसा मत सोचिए। 371 में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 371 किसी भी राज्य को भारत में, वैसे 371 का एक अंश झारखंड को भी लागू होता है, इसके कारण झारखंड भारत से अलग ऐसा नहीं है। 371 कुछ कल्चरल, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल राइट्स देता है। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, नागालैंड में हमारे पंचायत व्यवस्था नहीं चलती है, उनका एक नागास का एक सिस्टम है, सिस्टम में एक मुखिया होता है, उस मुखिया अपने नेक्स्ट मुखिया अपने परिवार से किसी को उनका सिस्टम चल रहा है, वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। उन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को चलाने का एक आजादी केवल 371 देता है। 370 क्या है? 370 तो अलग नागरिकता ही देता था। 35 ये जो था, 35 ये 370 का ही एक हिस्सा था, पर 35 ये के रूप में दिया गया था, वो अलग नागरिकता देता था, अलग संविधान देता था। 371 में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए 370 हटा, नेक्स्ट 371 जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। नंबर के सब फिर 372, 373 सब खराब नहीं है। तो 370 से प्रॉब्लम थी, उसको हमने ठीक किया है। रही बात, मुख्य बात नॉर्थ ईस्ट का, जैसा मैंने देश का चित्र के बदलने की बात की है, कश्मीर के चित्र के बदलने की बात की है, उसी प्रकार आज नॉर्थ ईस्ट का चित्र भी बहुत बदला है मित्रों। एक समय जरूर हमारे चिंता का समय था, क्योंकि वहां इंसर्जेंसी मूवमेंट्स होते थे, भारत विरोधी गतिविधि चलती थी, आतंक भी चलता था, पर धीरे धीरे वहां, वैसे तो यहां मैं एक श्रेय उस समय के पुराने कांग्रेस को भी देना चाहता हूं। यह समस्या बहुत पुरानी थी, भारत विरोधी मानसिकता कुछ ग्रुप्स में। उस समय के जो कांग्रेसी थे, पुराने कांग्रेसी, वो डटकर इसके खिलाफ खड़े थे वहां। आज उसमें से अधिकांश लोग बीजेपी में आ गए हैं, वो अलग बात है, वो राजनीतिक बहस इसमें नहीं जाना है, पर वो खड़े थे। आज वहां 8 राज्य होते हैं नॉर्थ ईस्ट का, 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी सरकार में है। आप इतना तो कह सकते हैं ना, जहां बीजेपी सरकार में होती है वहां बीजेपी का झंडा होता है और भारत का भी झंडा होता है। कम ज्यादा मात्रा में क्यों न हो, देश के लिए, एकता के लिए खड़ा होने वाले लोग आज वहां सब दूर बन गए हैं। मैं तो नागालैंड में, जब मैं वहां नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी था, तो म्यांमार के सीमा के गांव में गया। क्यों? बीजेपी का एक एमएलए वो सीमा के गांव में रहता था। मैं वहां गया तो वहां बड़ा पोल पर भारत का झंडा था, नेशनल फ्लैग फहर रहा था वहां। मुझे बहुत आनंद आया, भाई यहां जहां हम मानते हैं कि इंसर्जेंसी होती है, टेररिज्म होता है, वहां इंडिया का झंडा फहर रहा है। तो आज नॉर्थ ईस्ट में काफी अच्छा परिवर्तन है। हम थोड़ा बहुत जो समस्या है उनको बातचीत से भी सुलझा रहे हैं, नागास के साथ टॉक्स चल रहे हैं, उल्फा के साथ टॉक्स पूरा होकर वो अब मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। बहुत पहले बोडोस आ गए हैं, आज वहां आतंक, इंसर्जेंसी लगभग समाप्त है। हाँ, पूर्ण रूप से विलय होने के लिए अंतिम जो बातचीत चलना है, 1-2 गुटों से बाकी है, वो चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी काफी अच्छा परिवर्तन है। जैसा मैंने कश्मीर के लिए आपको कहा था ना, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कहता हूं, कभी छुट्टी मिली तो जरूर जाइए, घूमने जाइए, बहुत सुंदर है, अच्छा ये है, माहौल है। हेलो, हाँ बोलिए, एक बार ये इनको बोल लेने दें, फिर उधर। सर, माई सेल्फ प्रदीप व्यास, आई एम LIC एम्प्लॉय। आप माइक ऑन करिए, नजदीक लाइए मुझे। हाँ सर, मेरा नाम प्रदीप व्यास है। मैं इस सरकार को राम मंदिर अयोध्या में और धारा 370 हटाने के लिए साधुवाद देना चाहता हूं। अभी माधव सर ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू है, ब्लैक मनी और करप्शन। सर, इससे हम कैसे पार पाएं ताकि हम 5 to 10 और 10 to 15 बहुत जल्दी पहुंच पाए? थैंक यू। वैसे तो ब्लैक मनी की समस्या थोड़ा इलेक्शन टाइम में राजनीतिक क्षेत्र में छोड़कर कहीं नहीं है,
आज हमारे एजेंसीज इतने सख्त है कि ये जो ब्लैक मनी का धंधा जो करते थे ना, ये लोग ज्यादातर अब लंदन में, पेरिस में सड़कों पर घूम रहे हैं, कोर्टों में घूम रहे हैं। यहाँ ब्लैक मनी का काफी हद तक नियंत्रण है, काफी हद तक। हाँ, बात सही है। क्या है, इंडियंस बड़े इंजीनियस लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हर चीज का रास्ता निकालते हैं ना। अंग्रेजी में मजाक से कहते हैं, फॉर एवरी रात देयर इज एन इन लॉ। एक उसका माई बाप निकलेगा, वो फिर रास्ता निकले। पर कुल मिलाकर आज एजेंसियां इतने सख्त है, इसीलिए ब्लैक मनी वगैरह का काफी नियंत्रण है। हाँ, भ्रष्टाचार के लिए देखिए, भ्रष्टाचार का विषय ऐसा है कि भ्रष्टाचार का निर्मूलन ऊपर से करना पड़ता है, तब वो नीचे सर्कुलेट होता है। हमारे क्या होता है, किसी गांव में म्युनिसिपल ऑफिस का क्लर्क जो 1000 रुपया ले रहा है, वो क्या बोलते करप्शन कर रहा है, उसको पकड़ के जेल में डाल के फिर अमर उजाला में, दैनिक जागरण में खबर छापते हैं, अरे देखो करप्शन के खिलाफ मुहिम किया है। और वो जयपुर में बैठने वाला तो 2000 करोड़ ले रहा है, उसको कोई नहीं पकड़ता है। तो या कोई और जगह बैठने वाला और ज्यादा, तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता है, तो ऊपर से प्रक्षालन करना पड़ता है। आज मैं एक बात कह सकता हूं, जो राजनीतिक व्यवस्था में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री हो, उनका मंत्री परिषद हो, ये लोग न केवल नॉन करप्ट है, दे आर नॉन करप्ट, पर न केवल नॉन करप्ट है, वो इनकरप्टिबल है। उसको भ्रष्ट बनाना संभव नहीं है। क्यों? एक धारणा, एक दृढ़ता के साथ चलने वाले ऐसी व्यवस्थाएं, जब राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती है ना, तब भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश होगा। बट तब तक, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब तक थोड़े बहुत ऐसे लोग इधर उधर रहते रहेंगे, तो वो समस्या आपके सामने आते रहेगी, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास चलता रहेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने ये कहा कि देखो, पानी में रहने वाला मछली पानी कब पी लेता है, ये कहना जितना मुश्किल है, उतना मुश्किल है सरकार में बैठने वाला पैसे कब खा लेता है कहना। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये समस्या है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्थाओं में बैठने वाला न केवल नॉन करप्ट बट इनकरप्टिबल बनना चाहिए। कोई भी ताकत मुझे करप्ट नहीं कर सकता है, ऐसा बनना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर है, वो ठीक होगा भ्रष्टाचार का भी। नहीं, आपने सरकार के मुखिया और उनके साथ के लोगों के बारे में तो कहा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, और हम सबको दिखाई देता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी सुधार की उतनी स्थिति दिखाई नहीं देती है। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैं इसी में एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ रहा हूं। हमारी 2014 शुरुआत हुई तो एक कार्यक्रम आया स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान चारों ओर दिखाई देता था, रेलवे स्टेशन पे दिखता था, ट्रेन्स में दिखता था, जगह जगह पूरे देश भर में दिखाई देता था। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उससे फोकस हटा है। अब हमारे रेलवे स्टेशनों पे उतनी स्वच्छता दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम मैं जो दिल्ली या मुंबई के जो स्टेशन है उनकी बात कर रहा हूं। छोटे स्थानों पे अभी भी स्वच्छता दिखाई देती है, लेकिन बड़े स्थानों पे वो फोकस कुछ हटा है। तो ये दो बात हो गई। पहली बात, क्या ब्यूरोक्रेसी पे हमारा कंट्रोल उतना नहीं है कि हम उनको काबू में कर पाए? दूसरा, क्या ब्यूरोक्रेसी हमारी बातों को उतनी संजीदगी से नहीं ले रही है कि वो जो हमने एक अभियान शुरू किया उसको उसने बाद में धीरे धीरे करके ढीला कर दिया? देखिए भाई, अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है, जो परिवर्तन का दृश्य का जिक्र मैंने किया था वो हो रहा है, तो बिना ब्यूरोक्रेसी के नहीं हो रहा है। सरकार के सभी अंग काम करते हैं, तभी जाकर वो परिवर्तन होता है। बट ये कहते हुए भी मैं आपकी बात को मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी एक वो प्राणी है, तो घोड़ा है वो। उस घोड़े को उसके ऊपर बैठने वाला ठीक से नियंत्रण करना पड़ता है। अब वो कमजोर है तो घोड़ा चलाएगा, आदमी घोड़ा को नहीं चलाएगा, घोड़ा आदमी को चलाएगा। तो इसलिए आवश्यक है उसके ऊपर बैठना है, उसके माध्यम से चलाना है सरकार को, पर चलाते समय ध्यान रखना है कि हम उसको चलाएं, वो हमको नहीं चलाए। तो वो जहां वो दृष्टि है वहां ठीक चलता है। ब्यूरोक्रेसी में मैं अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं, एकदम समर्पित होकर। भाई आज तो मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, 4-5 दिन ऑफिस में ही रह जाते, घर भी नहीं जाते, रात भर काम करते रहते हैं। क्यों? टारगेट्स है, सरकार में अंकुश है, डिलीवरी करना है। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी है, कई है तो कुछ लोगों के रिटायरमेंट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, भाई ये लोग जाए तभी ठीक होगा, होता है, कुछ लोग होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को
चलाने वालों के ऊपर वो निर्भर होता है। आप पूछिए। हेलो हेलो पूछिए, आप पूछिए, एक बार इनको पूछ लेना फिर आप पूछिए। नमस्कार भाई साहब, मैं पेश वासु है, आर्मी से हूँ और आंतरिक सुरक्षा हाँ, आ रही आवाज। आंतरिक सुरक्षा में जो आपने बताया था जम्मू कश्मीर में 70% लोग हैं जो भारत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, 30% सपोर्ट नहीं, मतलब करते हैं नहीं करते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे, जैसे कश्मीरी पंडित थे जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनको टारगेट करके मार दिया, टारगेट किलिंग हुई थी। और इवन ऐसा भी बोला गया कि जो वहाँ पे लोग थे उनके साथ वाले थे, उन्होंने ही वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो वैसा अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से होना नहीं चाहिए था। दूसरा ये है कि ऐसा कई, जैसे कि हम अभी कुछ रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि 5 करोड़ के करीब लोग गए थे, टूरिस्ट गए थे वहां जम्मू कश्मीर में पिछले 3 महीनों, उसके बाद भी टारगेट किलिंग हुई। ऐसा लगता है कि उन्हें पैसा तो इंडिया का चाहिए, ऐसा नहीं, उसके बाद भी वो गॉट इट, ऐसा है। इसको एक बात समझिए, जो पहले सेना पर अटैक होता था, पुलिस पर अटैक होता था, या सरकारी दफ्तरों पर अटैक होता था, बम ब्लास्ट होते थे, ये सब बंद होकर आज लोन वोल्फ अटैक जिसको कहते हैं, यानी एक कोई ठेले वाला है, वो बिहारी है, यूपी का है, उनको मोटरसाइकिल पे आके पिस्टल से मार के भाग जाना, या एक स्कूल में एक पंडित टीचर है, उस स्कूल में घुसकर उनको मार के भाग जाना, ये आतंकवादियों के कायरता का परिचय है, पहले याद रखो। आज वो हिम्मत नहीं है हमारे सेना के सामने आने का, हमारे पुलिस के सामने आने का। आज आतंकवादी कायर होकर इस प्रकार के लोन वुल्फ अटैक्स कर रहे हैं, इसको भी बंद करना है, उसका भी प्रयास होगा। पर आज और कोई बड़ा गतिविधि को अंजाम देने की स्थिति आतंकवादियों का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यह आतंक फिर भी क्यों हो रहा है, यह प्रश्न उठ सकता है ना। आपका पूछने का मतलब वो है कि भाई आप कह रहे हैं कि सब अच्छे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपके पड़ोस में एक पाकिस्तान नाम का देश है, उसका आज भी धंधा चलता है। आज उनके एक नया आर्मी चीफ की नियुक्ति हुई है। वो आर्मी चीफ थे, वो आर्मी चीफ है जिसने बालाकोट का जो अटैक हुआ था, उसका उन्हें भारत के ऊपर जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था, उस अटैक का वो पूरा सूत्रधार था, वो आज आर्मी चीफ है। तो वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए तंत्र है, वो आज भी सक्रिय है भारत में, कश्मीर में कुछ ना कुछ करे। आज उनकी एक बड़ी रणनीति चल रही है। क्या रणनीति है? जैसे तमाम देशों में आईसिस के नाम पर विदेशों से, अलग अलग देशों से आए हुए लोग आतंकवादी बने हैं, ऐसा कश्मीर के लिए भी केवल पाकिस्तान नहीं, तुर्की से और देशों से, सीरिया से, इवन लंदन से आतंकवादियों को बना के भेज सकते हैं क्या? इस पर भी सोच चल रहा है। तो जब तक ये पड़ोस का इस प्रकार की गतिविधि चलेगा, हमारे लिए चैलेंज बरकरार रहेगा, हम उसको सामना करेंगे। पर आज इतना ध्यान रखना, आज कोई हिम्मत का काम नहीं कर सकता है। आज आतंकवादी, मैंने एक बात कही ना, आज आतंकवादी का शेल्फ लाइफ 2 महीना है। इसका कारण क्या है मालूम? आज कोई आतंकवादी बनता हो तो उनको लगभग लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है, वो इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंच जाता है। और पहले एक समय था जब हम सरकार में, तो हमारा भी अनुभव था कि एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता था, तय होता था कि फलाना एरिया में आतंकवादी है, उनके ऊपर एक ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन करने के लिए सेना पुलिस सब मिलकर तैयारी करके 6 घंटा लगता है ना, एक ऑपरेशन करने के लिए 6 घंटा लगता है। ये 6 घंटे में इस मीटिंग की जानकारी उन तक पहुंच जाती थी, वो भाग जाता था। इसलिए उनका शेल्फ लाइफ बहुत 4 साल 3 साल होता था। आज तंत्र एकदम पक्का है और ज्यादातर इंटेलिजेंस का इनपुट लोगों से आता है, जिसको हम ह्यूमिंट कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस आता है आज बहुत। और मैं आपको और एक बात कहता हूं, ये मुझे कहना आवश्यक लगता है, जो कश्मीर में जो मरे हैं उसमें 26,000 हमारे सेना अर्धसैनिक बल के लोग हैं, पर उसमें अधिकतम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस है और वहां के स्थानीय लोग हैं। और मैं ऐसे ऐसे पुलिस को जानता हूं, कांस्टेबल है, 6-6 साल अपना घर नहीं जा पाता है, जाएगा तो मार दिया जाएगा, जा नहीं पाता है, पर तत्परता से काम कर रहे हैं, काम छोड़ के भागे नहीं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज इसलिए पत्थरबाजी नहीं हो रही है क्योंकि समर्थन नहीं है। हाँ,
मैंने इसलिए 70% कहा, 100% हो जाता है तो शायद आप जो कह रहे हैं वो स्थिति आती। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा एक ब्लैक शिप हो सकता है, कोई कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी मिले जुले हैं, पर अधिकतर लोग आज हिंसा के खिलाफ है, वायलेंस नहीं चाहते हैं, आतंक नहीं चाहते हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हमको और ज्यादा उनके साथ मिलना चाहिए, और ज्यादा उनको समझाना चाहिए कि नहीं रहना होगा। सरकार अपने ढंग से जो करना है दृढ़ता से करेगा। सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ मात्र कार्रवाई नहीं किया है, आतंक एक इकोसिस्टम होता है, टेररिज्म इज एन इकोसिस्टम, उसको फाइनेंस करने वाला रहता है और वो फाइनेंस को पहुंचाने वाला होता है, आतंक को स्प्रेड करने वाला होता है। इन सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा है पिछले 4 सालों में। आपको शायद जानकारी नहीं है, 40 व्यापारी आज जेल में बैठे हुए तिहाड़ में 4 साल से। क्यों? फंडिंग करते थे, पत्थर फेंको 500 रुपया मिलता था। आज 500 देने वाला भी जेल में है, पत्थर फेंकने वाला तो है ही, 500 देने वाला भी जेल में है। इसीलिए आतंक नियंत्रण में आया है, इसलिए एक परिवर्तन आ रहा है। 100% हो गया क्या? मैं भी नहीं कह रहा हूं, बट दिशा में काफी इंप्रूवमेंट है। आप नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्यांक है और मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि अराइज इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो, तो वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट स्टेटस मिल सकता है क्या? तो आज वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना बन के आता है, 5 मेंबर्स में से वो कभी भारत को समर्थन नहीं करता। तो ऐसे में भारत को या भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को किस प्रकार अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि वो चाइना पर एक डिप्लोमेटिक के साथ साथ इकोनॉमिकल प्रेशर भी बनाए, जिससे वो इंडिया का स्टैंड नहीं ले, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो वहां पर एब्सटेन जरूर करे और इंडिया को परमानेंट स्टेटस मिले, जिससे वो इंडिपेंडेंट स्टैंड इंटरनेशनल लेवल पे रख सकता है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अपना सीट चाइना को दिया था। नेहरू जी का जो महान उदारता थी, उसमें अपना जो स्थान था वो जाके वहां दिया। आज हम उसका भुगत रहे हैं, ये बात सही है। बट देखिए भाई, यूएनएससी में भारत अपने दम पर रहने की क्षमता आज रखता है। और यूएनएससी का, वैसे तो यूएनएससी में रोटेशन में मेंबर बनते हैं, एक रोटेशन होता है, उस रोटेशन में 2 साल के लिए हम बनते हैं। बट जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उसमें हम नहीं है। 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें रोटेशन में हमारा भी नंबर आता रहता है, पाकिस्तान का भी आता है। वैसे तो हम चाह रहे हैं कि हम परमानेंट मेंबर बने। उसमें तो ऐसे देश, फ्रांस को वीटो है, चाइना को वीटो है, रशिया को है, यूएस को है, यूके को। भाई उनसे तो हम ताकतवर है आज के दिन में, पर आज नहीं है। वो सुधार यूएनएससी में आना चाहिए, वो सुधार आज यूनाइटेड नेशंस में ही आना चाहिए। आज मुझे बताइए, पिछले 20 साल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के या यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से दुनिया में कोई भी युद्ध रुका क्या? रुका नहीं है। उल्टा हर युद्ध में यूनाइटेड नेशंस एक प्रस्ताव पारित करके एक पार्टी बन जाता है। भाई यूएन किस लिए है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए है? युद्ध में पार्टी बनने के लिए है कि युद्ध रोकने के लिए है? युद्ध रोकना ऐसा कहने वाले हम लोग बाहर है। इसलिए इन व्यवस्था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनमें बड़े सुधार की जरूरत है। यह बात भी भारत खुले मंच पे कह रहा है, भाई यू हैव बिकम रिडंडेंट नाउ, तुमको बदलना है। ये बात हम कह रहे हैं। चलो हमारा मेंबरशिप अलग बात है, मेंबरशिप नहीं मिला तो भारत की इज्जत कोई कम हुआ क्या? आज तो हमारे दम पे 40 देश खड़े हो गए ना, यूएनएससी के खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ हमारे दम पे खड़े हो गए। तो इसलिए हाँ, हमारे अधिकार है, मिलना चाहिए, परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, बट उससे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। वो परिवर्तन जब आएगा तो इंस्टीट्यूशंस रेलेवेंट रहेंगे, नहीं तो आज कौन पूछ रहा है भाई? अब फिलीपींस और चीन के झगड़े में अनक्लास का रूलिंग चीन के खिलाफ आया। चीन ने कहा कि गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ये व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा। वो सुधार के अंदर भारत को भी एक सम्मानपूर्वक स्थान मिलना पड़ेगा, ये बात हम कह रहे हैं। हेलो, आखिरी, हेलो, आखिरी, हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम आदित्य है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
दो सवाल है सर। पहला प्राइमरी क्वेश्चन, इंडिया को एक्सपोर्ट करने में जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं आएगी, क्योंकि सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, और एक्सपोर्ट से अगर अपन मुद्रा को कंट्रोल में ले सकते हैं तो मुद्रा को दूसरा तरीका कंट्रोल में लेने का है कि इन्वेस्टमेंट कराया जाए। तो आप जैसे देश विदेश घूमते हैं तो वहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेट्स का क्या स्टांस है या क्या कॉन्फिडेंस लेवल है इंडिया को लेकर, फर्स्ट। और सेकेंड, इंडिया को वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से काफ़ी कॉम्पिटिशन मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसके लिए क्या सुधार हो सकते हैं? नहीं, बात सही है। जहां मैंने एक्सपोर्ट्स की बात की है वहां दूसरा तरीका आपने जैसा कहा, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अगर बाहर से आते हो वो भी हमारा एक डॉलर रुपी पैरिटी का एक मार्ग बन सकता है। इसके लिए काफी प्रयास चल रहा है, बट फिर भी अभी जितना इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है हमारे प्रयास के बावजूद। अच्छा प्रयास आ भी रहा है, जैसा मैंने कहा रफाल इंडिया में आ रहा है, एयरबस इंडिया में आ रहा है, लॉकहीड मार्टिन आ रहा है, बोइंग आ रहा है, टाटास, महिंद्रास, अडानीस, ये लोग अनेक प्रकार के एग्रीमेंट्स करके इन्वेस्टमेंट्स भारत में लाने का, रिलायंस इंडस्ट्री सब प्रयास कर रहे हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट फ्लो आ रहा है, भारत सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान भी है, पर एक बड़ी समस्या क्या है, आज यूरोप में इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं है, वो खुद ही गरीब होके बैठे हुए हैं। तो आना है तो अमेरिका से आना है, लाने का पूरा अच्छा प्रयास चल रहा है। आपकी बात एकदम सही है। दूसरा देखो भाई, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, ये जो फॉर दैट मैटर साउथ कोरिया हो, जापान हो, ये देश एशियन टाइगर्स जिसको कहते हैं ना, 1980 1990 के दशक में अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के माध्यम से बड़ा होना प्रारंभ किए थे। हमसे 40 साल, अभी से 40 साल पहले शुरू किए थे, तो उस क्षेत्र में वो काफी आगे बढ़ चुके थे। इसलिए आज के दिन में जब हम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंपटीशन लगता है, पर हमारा बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन भी है। उदाहरण के लिए वियतनाम के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वियतनाम के साथ। अभी तो पूरा आसियान के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है। तो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, ये आसियान के हिस्से है। ये हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हम दोनों मिलकर करेंगे। अभी जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है आसियान के साथ हमारा, उसके कारण हम और उनके बीच में सहयोग बढ़ेगा, उसके कारण वो कॉम्पिटिटर नहीं कॉम्प्लीमेंट्री भी बनेंगे हमारे लिए। तो आज दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड दुनिया में बढ़ते हुए ताकतों के साथ हमको मिलकर चलना पड़ेगा। और ये जो देश का आपने जिक्र किया है वो हमसे थोड़ा आगे, अपना जो लिबरलाइजेशन वाली प्रक्रिया है वो शुरू किए थे, थोड़ा हमसे आगे है, हम कैचअप करेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। चर्चा को थोड़ा सा एक दूसरा मोड़ देता हूं। वैसे तो हम चाहते हैं लाहौर में भारत का तिरंगा फहराया जाए, लेकिन बलूचिस्तान कब तक आ जाएगा? ऐसा है, अब मोदी जी आए तो सबको बहुत जल्दी होने लगा है भाई, नंबर आएगा धीरे धीरे। पहले जो अटल जी की वो कविता है ना, जो खोया था उसको पाने का वो इरादा बरकरार रखो, जो पाया है उसको सुरक्षित रखो। अब हमने कश्मीर को ठीक किया ना, अभी वो काम बाकी है ना। अभी अपने मित्र ने पूछा ना, अभी भी तो वहां किलिंग्स हो रहे हैं ना, वो ठीक करना है, उसको पूरा करना है। और यहां इस देश में आज भी जो कुछ तत्व है ना, वो केवल माइनॉरिटी में ऐसा नहीं है। जो गैलवान हाय बोलने वाले कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो यहाँ के मुख्यधारा के लोग हैं, बट ऐसे भी तत्व है। इन सबको पहले ठीक करो, भारत को स्ट्रांग खड़ा करो, तो अपने आप आ जाएंगे भाई। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जब 1947 देश को विभाजन करने का निर्णय कांग्रेस ने लिया था तो सब विरोध में थे, कांग्रेस के अंदर बड़ा विरोध था उसका। नेहरू पटेल दोनों ने हस्ताक्षर में शामिल थे, बाकी सब विरोध में थे। तो जुलाई 15 को मीटिंग हुई दिल्ली में, तो कांग्रेसी तैयार थे नेहरू पटेल के ऊपर कूद पड़ने के लिए। ऐसा कैसे करते हो, देश को विभाजन कैसे स्वीकार करते हो? गांधी जी पहुंचे, फिर खान अब्दुल गफार खान करके होते थे, सरहद गांधी बोलते थे, फ्रंटियर गांधी, वो तो रोने लगे मंच से, आपने धोखा दे दिया हमको पाकिस्तान में डाल दिया, हमने आपके ऊपर विश्वास रखा। तो गांधी जी फिर सबको समझाने लगे, तो नेहरू जी बोले कि देखो भाई, ये जिन्ना इतना बदमाश निकला है, इससे अब चल नहीं सकते हैं, थोड़ा छुटकारा पाएंगे इससे करके हमने मान लिया। कैसे सिंपल ले लिया देखो देश के विभाजन का।
जिन्ना बदमाश है, जिन्ना से छुटकारा पाना है, इसलिए देश के एक हिस्से से छुटकारा पा लिया, ये कर लिया। पर उन्होंने और एक बात बोली, बट मुझे पूरा भरोसा है ये लंबा अलग नहीं रहेंगे, भाग के फिर वापस आ जाएंगे। हिंदुस्तान को ऐसे स्थिति में हमको खड़ा करना चाहिए जहां जैसा आज हर कश्मीर का लड़का कहेगा कि मुझे भारत में ही रहना है, ऐसा बलूचिस्तान वाला या पीओके वाला वो भी कहे कि हमको हिंदुस्तान के साथ रहना है। ऐसा हिंदुस्तान को खड़ा करना है, फिर सबका नंबर आएगा, जब नंबर आएगा सब आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वैसे तो मुझे लगता है अभी कम से कम 20 लोग चाहते हैं आपसे प्रश्न पूछना, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा और सीमा होती है और हम जो हमारी सीमा है उसको पार कर चुके हैं। तो आपने भारत और भारत के इस नवोदय के ऊपर जो प्रकाश डाला है, बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में हमारी स्पष्टता नहीं थी, उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, हम सभी को उस दिशा में अग्रसर किया है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ये जो आपका संदेश है, मुझे लगता है हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को उस नाते से कि हम सब लोग मिलकर एक्टिविस्ट की भूमिका निभा सकें और लगातार इस देश को, इस देश की सरकार के साथ मिलकर उदय की ओर ले जाएं, उदय की ओर अग्रसर करते रहें, इस पर हम सब प्रयत्न करेंगे, इसी विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम माधव जी एवं अनुराग जी सक्सेना। इस सत्र के अंतिम कड़ी में मैं निवेदन करता हूं श्री रामचंद्र जी चिल्का और मनमोहन जी पुरोहित से कि वो मंच पर आए और राम माधव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं मनोहर सिंह जी को, वो आए और अनुराग जी सक्सेना को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं आमंत्रित करता हूं, आज के कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सन सिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन के श्री लेखाराम जी विश्नोई से आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर ही विराजित रहें। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के पश्चात बार चायपान का भी कार्यक्रम है, उसके पश्चात हम सब पधार सकते हैं। श्री लेखाराम जी। विश्व स्वास्थ्य केंद्र जोधपुर के निमंत्रण पर आप अतिथिगण, वार्ताकारगण तथा पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया के कार्यकर्ता बंधु भगिनी तथा एमबीएम विश्वविद्यालय के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जोधपुर महानगर के नगर निगम प्रशासन तथा इस कार्यक्रम में सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देने वाले सभी बंधु भगिनियों का हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सब से आगे के कार्यक्रमों में सहयोग की अपेक्षा रहेगी, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी से आग्रह, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर। सभी सामूहिक राष्ट्रगान करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे,
गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।